lot of pre-Ganesh offered by the IRS. सीए का लाइसेंस भी था अलग। Hello everyone. Before we move ahead, I would like to take a moment to tell you about our full enrolled agent training program. We have built a complete platform for you wherein as a structured way you will get the access of all three parts of the EA course. This includes comprehensive video lectures of every part of the exam, regular live classes for real-time training, thousands of MCQ questions organized chapter-wise chapter and topic-wise topic so you can practice systematically. Downloadable study material with each section of the IRC code explained through real life examples to make your learning smooth and practical. Our lectures are in depth, designed to make studying easier whether you are a full-time student or a working professional planning to pursue the EA designation. If you're interested, you can WhatsApp us on the number given in the description and enroll in our full-fledged EA training program. And here's the good news. If you join the 2025-2026 batch, you can also avail some special discounts on your enrollment. So don't miss the opportunity to build a strong foundation of EA journey. पहले तो मैं कब से सोशल सिक्योरिटी चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को भी क्लास में शायद इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या है। राइट। आपको बस ये दिमाग में रखना है अभी के लिए, यूएस में अगर कोई भी टैक्स पेयर है ना, जो सैलरी वेजेस या जॉब करता था और अपने टेन्योर के टाइम फाइका टैक्सेस देता था जो कि एक पेरोल टैक्स है। और अभी हमने क्या दिमाग में रखना, सिर्फ पेरोल टैक्स। अगर आप एक पेरोल टैक्स देते थे जब आप जॉब करते थे, वो सारा पेरोल टैक्स ना आपके सोशल सिक्योरिटी फंड में ही जाता था। और गवर्नमेंट एज यूजुअल इस फंड से उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है और अपना देखती है। राइट। सोशल सिक्योरिटी फंड में जाके गवर्नमेंट आगे इसको इन्वेस्ट करती है और डेवलपमेंट्स करती है, अपने वो अपने हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बट ये पैसा किसका था? आप सैलरी कमाते थे, आपकी सैलरी से कुछ पेरोल टैक्स कटता था और पेरोल टैक्स कट के सोशल सिक्योरिटी फंड में चला जाता था आपके टेन्योर के दौरान। तो गवर्नमेंट कहती है अभी हम आपका ये एज जिस तरह से टीडीएस करता है इसी तरह से हम आपका फाइटा फाइका टैक्स काटते जाएंगे, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी के फंड में डालेंगे। और सोशल सिक्योरिटी के फंड से आप जब भी रिटायर हो जाएंगे, हम आपको ये सोशल सिक्योरिटी एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे देंगे। इतना समझ आ गया? और जब तुम रिटायर हो जाओगे, लेट्स सपोज 63 में मैं रिटायर हो गया और मुझे ये बेनिफिट्स मिल गए जो भी मैं टैक्सेस के फॉर्म पे देते देते गया था, उसमें कुछ मनी ग्रो भी हो गई होगी, वो मेरे को सारी एक साथ मिल जाएगी, जिसको सारी पैसे को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोला जाएगा। और जनरल रूल जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं, जब ये टैक्स पेयर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उस पे टैक्सेशन मतलब उस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, ये बताओ बस। उस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? जनरल रूल कहता है नहीं लगता है। बट यहां पे टैक्स पेयर्स ने ये चीज होती जा रही थी यूएस में, सोशल सिक्योरिटी का पैसा मिलता था लोगों को और उस पर टैक्स नहीं लगता था। कुछ टाइम पे बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये चीज गलत है, इस पे टैक्स लगना चाहिए। क्यों? लेट्स सपोज ये इंडिविजुअल है जॉन। जॉन को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से 1 लाख डॉलर मिला। जॉन को पता था ये टैक्स फ्री है। आराम से जान के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ना भूले एक बारी। जॉन को लगा ये टैक्स फ्री है और जॉन ने इस पैसे को उठाया। और आईआरएस आईआरएस ने कुछ और भी रूल्स बनाए हैं कि अगर आप कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। कुछ ऐसे रूल्स बने हैं। इसने वो पैसा उठा के एक लूप होल निकाला कि इस पैसे को ना मैं सारे को उठा के ना एक टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट बॉन्ड में क्या कर देता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं। अब जो उसने इन्वेस्ट किया और यहां से और पैसा बन के आया, यहां पे पैसा ग्रो हुआ, जॉन को यहां से जो इंटरेस्ट मिला वो भी टैक्स फ्री।
सोशल सिक्योरिटी का पैसा भी टैक्स फ्री। तो ये तो बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग होगी। इसने तो लूपहोल निकाल लिया यहाँ से, निकाला कि नहीं निकाला? तब भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे आईआरएस को समझ आया कि लोग तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो इतना पैसा एक साथ मिलता है उसको इन्वेस्ट करके और इनकम जनरेट कर लेंगे जो भी टैक्स फ्री है। हमें कुछ करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी को अब टैक्सेबल करते हैं, बट एक बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी की एनुअल इनकम, टैक्सेबल इनकम किसी की, लगा लो एनुअल टैक्सेबल इनकम ही बहुत कम थी, किसी की टैक्सेबल इनकम ही बहुत कम थी, उसको उसे क्या टैक्स देना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पे? फायदा तो उनको है जो लोग अमीर हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के बहुत ज्यादा ऊपर हैं, और वो लोग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आप उनको दे रहे हो, वो लोग उसको और इन्वेस्ट कर रहे हैं जगह जगह और अमीर होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला सोशल सिक्योरिटी को हम एक लिमिट तक टैक्सेबल करेंगे, वो हम देखेंगे कि क्या लिमिट है। अब उन्होंने क्या किया, अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि सर हम ना ग्रॉस इनकम निकालते हैं, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स देते हैं और यहां पे एजीआई निकलता है, ये पढ़ रहे हैं ना, राइट? और पहला पहला ओवरव्यू क्या, कि इस ग्रॉस इनकम में अभी सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडेड नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि जनरल रूल तो यही कहता है कि सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडेड नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी चलो देख लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, पहले आप इस तरह से निकाल लो, एक बार एजीआई निकालो इंसान की, फिर देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को टैक्स लगाना है और कितना इंक्लूड करना है ग्रॉस इनकम पे, कितने कितने अमाउंट पे टैक्स लगाना है। और इस एजीआई को लेके, ये एजीआई क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, हम एक और इनकम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोविजनल इनकम। क्या बोलेंगे? प्रोविजनल इनकम, ठीक है। इसको मैगी भी बोलते हैं, विच इज नोन एज मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, बट सोशल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या याद में रखना है, प्रोविजनल इनकम। और इसको एजीआई से हम प्रोविजनल इनकम में कैसे आएंगे, वो कह रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि जो तुम लोग इंटरेस्ट फ्री इनकम को अर्न करते थे ना, जैसे टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, और उसको ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करते थे, नहीं करते थे, पहले वो एजीआई में वापस प्लस करो। हम एक प्रोविजनल इनकम बनाएंगे, पहले वो देखेंगे तुम्हारी कि हमने और इसको कितने बेनिफिट्स दे रखे हैं, तभी मैंने ऊपर वो वाला टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट वाला बताया। तो पहले ऐसी चीजें प्लस करो जिनका हमें तुमने बेनिफिट दे रखा था, एक तरह से एक्सक्लूड कर रखा था तुम्हारी इनकम से हमने पहले ही, जैसे कि टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इनकम एक्सक्लूजन, है ना, इसका भी हमने पढ़ा था बेनिफिट मिलता है, कुछ फॉरेन इनकम एक्सक्लूड हो सकती थी, क्या पता इस टैक्स पेयर की हुई हो, तो उसको भी वापस प्लस करो एजीआई में। और अदर एक्सक्लूजन्स, क्या पता हमने कुछ और भी छूट दी हो जिसमें हमने, मतलब क्या दिमाग में रखना, टैक्स फ्री इनकम। और फिर तुम इसमें प्लस करो, फिर प्लस करो तुम एक बारी 50% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सिर्फ 50%। ये सब मैंने किसमें किया? एजीआई में। किसमें किया? एजीआई में। और जो अमाउंट ये प्लस करके एजीआई में आया, उसको मैंने बुलाया प्रोविजनल इनकम। तो यहां से क्या निकली मेरी? प्रोविजनल इनकम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो मेरा पहला स्टेप क्या है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो पहला स्टेप क्या है, कोई प्रोविजनल इनकम निकालो, निकल गई। अब वो ये कह रहा है कि इसमें पहले तो हम तुम्हारा फाइलिंग स्टेटस देखेंगे, कि वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है या सिंगल है, एचओएच है, क्या है। दूसरी चीज क्या दिमाग में रखनी है? फाइलिंग स्टेटस। उस हिसाब से हम एक चीज बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बेस अमाउंट, और एक चीज बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड बेस अमाउंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। अब मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए ना, जो बेस अमाउंट है ना, दैट इज 33,000, और इसके लिए जो है दैट इज आई गेस 45,000। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आपके उसमें नोट से मैंने गलत ना लिख दिया।
हाँ, दैट इज 32,000। अभी ये मैं 2025 की लिमिट रेफर कर रहा हूँ, सॉरी, बट आपकी तो 2024 की लिमिट ही रहेगी। एंड दिस इज 44,000। ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए क्या, बेस अमाउंट और एडजस्टेड बेस अमाउंट। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्यों? क्योंकि बेस अमाउंट में ही बोलते हैं वो 12,000 प्लस करो और एडजस्टेड बेस अमाउंट निकालो, मतलब इसकी अपर लिमिट निकालो। तो मेरे को समझ आ गया। अभी मैं इसको पीछे रख रहा हूं। प्रोविजनल इनकम अलग चीज है, वो अलग से निकाल ली, ये कुछ और चीजें हैं। ये वो कह रहे हैं कि हम एक तरह से फेज आउट बना रहे हैं, देखना चाहते हैं कुछ, अभी मैं बताता हूँ क्या। पर यहां पे प्रोविजनल इनकम निकाल के रख ली पहले, फिर उसके बाद ये पेपर में दिया होगा बेस अमाउंट और एडजस्टेड बेस अमाउंट मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के साथ। तो इन्होंने मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए क्या बनाया, 32,000 बेस अमाउंट, और एडजस्टेड बेस अमाउंट क्या बनाया किसका, अपर लिमिट के लिए 44,000, मतलब उसी में 12,000 को प्लस कर दिया एक तरह से, और अपर लिमिट बना लिया। अब मैं मान के चल रहा हूं, अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास अभी क्या क्या पड़ा है। मेरे पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पड़े हैं एक तो भी, राइट। दूसरा मैंने क्या निकाली है, प्रोविजनल इनकम निकाली है, कैसे निकाली है मैंने बता दिया। तीसरा मेरे पास बेस अमाउंट्स है, क्या, एक एक लोअर एक अपर, है ना, यही सब मेरे पास पड़ा हुआ है एक तरह से। तुम डायरेक्शनल यूज करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी है मेरे पास। और हम क्वेश्चन में करने के जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसमें क्या किस कॉन्टेक्स्ट नहीं भटकना है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने देखना है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है ना, जो पूरी 100% अभी मेरे पास जो मेरे को मिली है, ये कितनी कितनी इंक्लूड करनी है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, किसमें, ग्रॉस इनकम में, जीआई में, जिसपे टैक्स लगेगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। अब वो बोलता है, सिर्फ मैं सोच लो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो बोलता है क्या कि अगर तुम मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हो और तुम्हारी जो प्रोविजनल इनकम आई, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान रहा हूं मैं, फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, प्रोविजनल इनकम कितनी आई, 25,000, 25,000, जो मैंने यहां से कैलकुलेशन की वहां से 25,000 मेरी प्रोविजनल इनकम है। पहले तो ये कह रहा है कि पहले सिर्फ बेस अमाउंट देखो, अगर तुम्हारी बेस अमाउंट जो कि लोअर लिमिट है उससे कम आई है ना प्रोविजनल इनकम, तो सोशल सिक्योरिटी का पूरा 100% इंक्लूड नहीं करना, मतलब बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी ग्रॉस इनकम इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम जो टैक्स पे हो तुम्हारी इनकम ही इतनी नहीं है उनके हिसाब से, तो वो तुम्हें सीधा सीधा पूरा टैक्स फ्री कर रहे हैं। एक ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक तो इससे कम आए, कि मतलब इससे ही कम आई है, इसे लोअर अमाउंट से। दूसरा केस हो सकता है, या तो इसके बीच में आएगा तुम्हारा प्रोविजनल इनकम का अमाउंट। बीच में कैसे आता है, अगर ये 25,000 की जगह क्या होता, 40,000 होता, तो बीच में आता है कि नहीं आता प्रोविजनल इनकम। उस केस में वो कह रहे हैं अगर वो बीच में आएगा ना, तो हम सोशल सिक्योरिटी का कितना पैसा इंक्लूड कर लेंगे ग्रॉस इनकम में, 50%। तीसरा वो कह रहा है अगर तुम्हारा अपर लिमिट से भी ऊपर जाता है, मतलब मेरा सोशल सिक्योरिटी, सॉरी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजनल इनकम अगर मेरी कितनी जाती, लेट सपोज 50,000, ठीक है, कितनी जाती 50,000, तो 85% सोशल सिक्योरिटी का हम इंक्लूड कर लेंगे ग्रॉस इनकम में। इट ऑल डिपेंड्स। तो अब मैंने क्या बोला पहले, अब एक ये चीज सुनो, अभी और भी है। अब मैंने तुम्हें ये बताया कि बेस अमाउंट देखा और एडजस्टेड बेस अमाउंट देखा जो अपर लिमिट थी, और प्रोविजनल इनकम को कंपेयर किया उनके साथ। उसको कंपेयर करके मैंने ये देखा कि कितनी सोशल सिक्योरिटी को ग्रॉस इनकम में डालना है। अगर 32,000 से कम आया, जो कि मेरिट फिलिंग ज्वाइंटली का लिमिट है, तो जीरो डालनी है। प्रोविजनल इनकम बीच में आई 32,000 के और 44,000 के, तो सोशल सिक्योरिटी का 50% डालना है ग्रॉस इनकम में। और अगर 44,000 से ऊपर आया, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के केस में की ही बात हो रही है, अभी सिंगल में अलग लिमिट्स है, अगर 44,000 से ऊपर आया तो सोशल सिक्योरिटी का 85% डालना है ग्रॉस इनकम में। ठीक है, ओके। तो आपकी बुक में तो इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने पर एक्स्ट्रा भी पढ़ना है मैं बताता हूँ कैसे। एक सेकंड में सबके ये डाल ही दूंगा उसमें, ये है इसमें। हाँ, तो पहले ना, अब जितना मैंने एक्सप्लेन किया पहले वो एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि बेस अमाउंट क्या है,
एक ये मैंने एक्सप्लेन किया 32,000 44,000 है ना। और फिर मैंने बोला कि प्रोविजनल इनकम निकालनी है, तो यहाँ पे मान के रखो तुमने प्रोविजनल इनकम निकाल के रखी है, या कोई या पेपर में ही दी होगी या तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेगा, वो अमाउंट दे देगा, टैक्स एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट दे देगा, उसको एजीएम में प्लस कर लेना बस। तो फिर मेरा कंपैरिजन शुरू होगा, बता देगा वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है, सिंगल है, सिंगल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग सेपरेट के लिए सब कुछ सेम है, उनकी सारी लिमिट सेम है, बस मैरिड फाइलिंग जॉइंटली और क्वालिफाइंग विडो की ही कौन सी लिमिट है, ये थ्रेश होल्ड है किसकी, बेस अमाउंट की। अब वो आपको यहीं पे यही कर रहा है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ बेनिफिट्स इफ प्रोविजनल इनकम इज लेस देन ये, नो बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। इफ प्रोविजनल इनकम इज बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट जो मैंने बताया, लेसर ऑफ 50% ऑफ द बेनिफिट्स और 50% ऑफ द प्रोविजनल इनकम माइनस लोअर लिमिट। और ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, उसने सिर्फ ये दे रखा है कि 50% ऑफ द बेनिफिट्स। और पर इसमें एक एक्सेप्शन थी, अगर आप आयर्स के पब्लिकेशन निकालोगे उसमें पूरा लिखा होगा कि 50% बेनिफिट्स और 50% ऑफ प्रोविजनल इनकम माइनस लोअर लिमिट। अगर आप नीचे वाला पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर अपर लिमिट से भी ऊपर है प्रोविजनल इनकम तो 85% ऑफ द बेनिफिट्स टैक्सेबल है, या और 85% ऑफ द प्रोविजनल इनकम माइनस अपर लिमिट प्लस लेसर ऑफ 6,000 प्लस 50% ऑफ द बेनिफिट्स। अब इसीलिए यहां पे ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा ये पूरा समझाने के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। आज मेरे को लग रहा है क्लास हम यहीं पे रैप अप कर देंगे, लंबी हो जाएगी नहीं तो बहुत। देखते हैं, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, इसके आपके 5-6 क्वेश्चन हैं आपके ग्रॉस इनकम के चैप्टर में। पता नहीं वो कितना इन डिटेल पूछेगा इसको। अच्छा, दो एग्जांपल लेते हैं, कौन से वाले केस की, थर्ड वाले केस की। अगर थर्ड समझ आ गया तो मेरे को सेकंड भी समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि थर्ड ही सबसे ज्यादा टफ है। थर्ड केस में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रोविजनल इनकम अपर लिमिट से भी ऊपर है, मतलब 44,000 से पूरी ऊपर है। और कितनी अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं कौन, दो कपल, कार्सन और मोरिन। सॉरी, एक ही कपल है, ये दोनों दो इंडिविजुअल्स हैं, मार्सन और मोरिन, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं। और फैक्ट्स क्या दे रखे हैं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड उसके पास 46,000 है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम 31,000 है, म्यूनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट 10,000 है, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट 1,000 है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स 9,000 है। पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है प्रोविजनल इनकम का फॉर्मूला यूज करके प्रोविजनल इनकम। ठीक है, पहले ये भी मैं इंटरेस्ट डिविडेंड ले लूंगा, सेल्फ, ये भी ग्रॉस इनकम में आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी ग्रॉस इनकम में आएंगे। स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड, ये दोनों मेरे को क्या करने हैं, क्या करने हैं, लेने हैं कि नहीं लेने, लेने हैं भाई। ये तुमने ग्रॉस इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लिए होंगे, मतलब तुम्हारी एजीआई की यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कुछ नहीं है, तो सोच लो एडजस्टमेंट जीरो है। तो तुम्हारा एजीआई आया ना क्या, एजीआई तुम्हारा क्या होगा बताओ। एजीआई में दो बेनिफिट्स तुमने इंक्लूड नहीं करे होंगे, मतलब जो एजीआई निकल के आएगा क्योंकि ग्रॉस इनकम में नहीं थे वो, दैट इज 46,000 प्लस 31,000, ये तुम्हारी ग्रॉस इनकम बनाई होगी, एडजस्टमेंट जीरो। बट एजीआई से तुमने फिर एड बैक किसको करना है, म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट को एड बैक करोगे क्योंकि ग्रॉस इनकम में नहीं था। प्रोविजनल इनकम निकाल रही है तो एड बैक करना है। स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड था ग्रॉस इनकम से, पर एड बैक करोगे, इसमें जिसकी एक्सक्लूजन मिल रही थी उसको एड बैक करना है। और सोशल सिक्योरिटी का 50%, वो क्या निकल जाएगी, प्रोविजनल इनकम। पहला काम यही है हमेशा, प्रोविजनल इनकम निकालना, अगर सोशल सिक्योरिटी का बड़ा क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। ठीक है, प्रोविजनल इनकम निकल गई। अब देखो, अब लिमिट्स के साथ कंपेयर करेंगे बेस अमाउंट के साथ। प्रोविजनल इनकम कितनी निकली है पहले देख लो, 92,500 प्रोविजनल इनकम निकली। देन उसके बाद कह रहा है लिमिट्स को चलो कंपेयर करो। यार ये तो मेरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और अपर लिमिट को बहुत एक्सीड कर देगा ना, ये तो ना कि इन दोनों के बीच में आया ना इससे कम आया, ये तो 44,000 के ऊपर जा रहा है, मतलब 85% सोशल सिक्योरिटी तो टैक्सेबल है, मतलब वो इंक्लूड होगा सोशल सिक्योरिटी का। ये दिमाग में रखना, सोशल सिक्योरिटी पे 85% टैक्स रेट नहीं लगा रहे, सोशल सिक्योरिटी का 85% पोर्शन ग्रॉस इनकम में डाल रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, उसके बाद या तो 85% उसने साथ में और भी लिखा था, और वही हमें इस पे भी समझना है, और में क्या है। तो यहाँ पे इसने एक चीज बता दी कि 85% का रूल अप्लाई हो रहा है। स्टेप 2 में आपको क्या कह रहा है, कंप्यूट टैक्सेबल बेनिफिट्स, ऑप्शन ए इक्वल्स टू 85% ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, है ना। अब सोशल सिक्योरिटी का तुम क्या करोगे, 85% लोगे, जो कि 9,000 सोशल सिक्योरिटी थी, उसका 85% ही मेरे को डालना है। बट मेरे को एक और चीज चेक करनी है, ऑप्शन बी, क्योंकि इन दोनों में और है। वो कह रहा है कि 85% पहले आप प्रोविजनल इनकम को अपर लिमिट से एक बार माइनस करके देखो। प्रोविजनल इनकम कितनी आई थी भाई, 92,500। अपर लिमिट क्या है, 44,000। कह रहा है एक बार इसको इसको भी माइनस कर लो।
वो माइनस करके क्या आया तुम्हारा अमाउंट, वो माइनस करके आया ये 48,500, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्लस करो इसमें क्या, या तो 6,000 या 50% ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो भी कम है, स्मॉलर ऑफ 6,000 और 50% ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और जब मैंने दोनों को किया, 6,000 उसने कहाँ दिया हो, कहीं दिया हुआ है, वो रूल का पार्ट है, 6,000 इज इन द रूल। तो वो कह रहे हैं या तो 6,000 प्लस करो या 50% प्लस करो, किसको, सोशल सिक्योरिटी। और देखो दोनों में से कौन सा कम है भाई। तो सोशल सिक्योरिटी का 50% लिया, वो आ रहा है 4,500। और 6,000 क्या है, वो रूल का पार्ट है, तो इन दोनों में से कम क्या है, 4,400। तो मैं 4,400 और प्लस करूंगा, और इसको सारे को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके फिर मैं इसका 85% लूंगा, जो कि क्या आएगा, 45,752, ठीक है। सॉरी, इसका पूरे का नहीं, 85% लेना है सिर्फ इसका, पहले वाले का, क्योंकि अगर तुम देखो इसमें ब्रैकेट लगी हुई है ना। तो इस पोर्शन का 85% लिया, साथ में ये चीज प्लस कर दी, स्मॉलर ऑफ 6,000 में 50% ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, जो कि आया मेरा क्या, 45,725। और इसको, और किसको कंपेयर करना है, ऑप्शन ए को। दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है उतना टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो सॉरी उतना टैक्स, उतना ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करना है। तो कम क्या था, 7,650। ये है इसका पूरा निचोड़। अगर मुझे बताओ ये चीज कम होती 45,752, तो कौन कितना डालते ग्रॉस इनकम में, जितना, अगर वो जितना उसका कम हो के अमाउंट होता है। इसीलिए मैंने वो एग्जांपल भी लाई है, वो एक सिचुएशन बना के, ये एग्जांपल पढ़ लेना। इस केस में सेम चीजें फॉलो करी, बट ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आया 34,000, मतलब 85% सोशल सिक्योरिटी का। और ऑप्शन बी कितना आया, वो सेम कैलकुलेशन करके जो उन्होंने दे रखी है, 28,552। इस केस में ऑप्शन बी छोटा था, तो ऑप्शन बी स्मॉलर। तो सोशल सिक्योरिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस इतना अमाउंट पूरा इंक्लूड कर दो उसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी से छोटा ही होगा। तो इतना है कि हम तुम्हें क्या दे देंगे, पूरी पूरी इंक्लूजन दे देंगे, एग्जाम्पशन नहीं, इंक्लूजन, मतलब ये इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हारी ग्रॉस इनकम। अब ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर तुम इसको अपनी बुक में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे। बट इससे ज्यादा डिटेल्ड और बेटर तरीके से मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे नहीं पता कि, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है इस टॉपिक को, सब छुड़वा देते हैं। बहुत डिटेल्ड है, तो एक बार जाके इस नोट्स को मैं ये जो अटैच कर दूंगा अलग से, इसको देख लेना, ठीक है। पर जो तुम्हें, मेरे को लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन आएगा इसमें से आसान ही आएगा। ये जो सेकंड वाली चीज थी, ऑप्शन बी, शायद वो इसमें तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट ही ना करे, तुम्हें यहीं से पता चल जाए। तो बेस लेवल पे तो ये चीज तो याद रखनी है, बट अगर आ गया लेंदी क्वेश्चन एक, तो स्टिल हम उसको निकाल लेंगे इस तरीके से फॉलो करके, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बात होती, अगर उसका बीच में आ रहा होता, लेट सपोज प्रोविजनल इनकम का अमाउंट, तो कौन सा रूल फॉलो होता, ये वाला। तो इसमें मैं या तो 50% बेनिफिट्स को इंक्लूड करता, या प्रोविजनल इनकम से सिर्फ लोअर लिमिट माइनस करता, मतलब प्रोविजनल इनकम से सिर्फ कितना माइनस करता, 32,000, उसका कितना निकाल लेता, उसका भी 50% निकाल लेता, और जो छोटा होता उतना सोशल सिक्योरिटी के अमाउंट को दिखा के ग्रॉस इनकम में डाल देता, जिसपे टैक्स लगता आगे जाके, बस, ठीक है। तो अगर इस क्लास में ये चीज नहीं समझ आई, इट्स ओके, गिव इट अ रिवीजन, आई गेस एक बार और देखोगे पूरा समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अब नोट्स पे चलते हैं, कितना टाइम हुआ इसलिए 5 मिनट्स आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्रोविजनल इनकम फॉर्मूला, अच्छा ये हो गया ना, ये सेम चीजें हैं, ये सेम चीजें, ठीक है, जो हमने वहां दूसरे नोट से पढ़ना है। इससे बेटर है कि दूसरे नोट से पढ़ने में ज्यादा क्लैरिटी आएगी, वही चीजें लिखी हैं कि उसके बीच में तो 85, देखो इससे तुम्हारे नोट्स में इन्होंने इतना ही दिया है ना, यहाँ पे बात करके खत्म करके चले गए वो तुम्हारे करिकुलम में। बट कोई पता थोड़ी होता है फिर एग्जामिनेशन का कि कितना इन डेप्थ में जाके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो टैक्सेबल ये आ गया, इन्होंने अपने हिसाब से निकाला है सोशल सिक्योरिटी में सारा, इन्होंने बस वो जो और वाली चीज थी ना, बस वो मेंशन नहीं की थी, वहीं से मेरे को तकलीफ थी, इसलिए मैं चाहता था कि हम एक तरह से पूरा पढ़ें।